नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और अपने 4 यूनिट पूरी हो चुकी है और आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की 5वीं यूनिट, जो कि वैसे तो अगर आपके सिलेबस के सीक्वेंस में देखें तो ये यूनिट है यूनिट नंबर 10, यानी कि सिलेबस में तो 10वीं है, लेकिन अपन जिस हिसाब से चल रहे हैं तो अपने 4 पूरी हो चुकी है और अब अपने लिए ये 5वीं है। ठीक है, क्या है? सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अर्धचालक पता नहीं कुछ अलग ही चीज़ है। ठीक है, इवन मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि अगर आपने जिस हिसाब से मेरे आगे वाला लेक्चर पढ़े हैं 4, उसी जोश के साथ और उसी तन मन से अगर ये भी पढ़ोगे ना तो इसको मैं और भी अच्छे से समझाने वाला हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि एक्चुअली ये मेरा खुद का एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ये समझ लो मैं एक्सपर्ट हूँ। जिस प्रकार फिजिक्स तो पूरी अच्छे से आती है मुझे, मैं अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन इसमें और भी मैं अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैं बहुत डीप नॉलेज रखता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ों को समझा भी सकता हूँ। ठीक है, और समझा भी चुका हूँ पहले। तो इसलिए आपको यदि डर लग रहा है इस चैप्टर से तो विश्वास रखिए और देखते रहिए, चीज़ें सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होगी। वो बहुत मस्त चैप्टर है, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो पहले तो अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार अपन हर एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि क्या करते हैं, कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए, क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आप देखोगे तो 2 पेपर हुए हैं 2016 और 2018। 5 टॉपिक बनते हैं इस यूनिट के, 5 सब टॉपिक ऐसे: पीएन जंक्शन यानी कि पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट तर्क द्वार, डायोड एज रेक्टिफायर यानी कि डायोड दिष्टकारी के रूप में, जिनर डायोड। ठीक है, अब देखो 2016 में पीएन जंक्शन संधि से एक थ्योरेटिकल सवाल पूछा गया था कि भाई पीएन जंक्शन संधि में क्या क्या चीज़ें होती है। 2016 में थ्योरेटिकल पूछा गया था, 2018 में भी थ्योरेटिकल पूछा गया था। ट्रांजिस्टर से संबंधित 2016 में एक न्यूमेरिकल आया था। ये एक्चुअली सही मायने में देखूं तो 12th लेवल पे एक लैब स्टूडेंट के एग्जाम में ये न्यूमेरिकल बोर्ड को नहीं देना चाहिए था। ये न्यूमेरिकल बहुत टफ था अगर 12th के हिसाब से देखें तो। ठीक है, इवन यही न्यूमेरिकल आप यदि किसी बीएससी पढ़ रहे बच्चे को बोलोगे ना तो शायद वो भी इतना इजीली उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, उतना बड़ा टफ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 12th के हिसाब से यानी कि जब लैब स्टूडेंट 12th पास की बेसिस पे होती तो ये न्यूमेरिकल नहीं देना चाहिए था। तो 2016 में एक सवाल आया था ट्रांजिस्टर पे न्यूमेरिकल, 2018 में कोई सवाल नहीं आया इस पर। लॉजिक गेट यानी कि तर्क द्वार, इससे एक सवाल फिक्स आना ही आना है। 2022 में भी आएगा, 2016 में भी आया था और 18 में भी आया था। 2016 में आया था वो थोड़ा टफ था, 2018 वाला इजी था। 2018 वाले सारे सवाल इजी थे, 2016 वाले सारे सवाल टफ थे। ये सभी को पता है क्योंकि पेपर 2016 का बहुत टफ था, 2018 वाला इजी था। तो लॉजिक गेट से एक न्यूमेरिकल आया था 2016 में, 2018 में एक न्यूमेरिकल, 2022 में भी एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉजिक गेट से आपके 2 नंबर फिक्स है। डायोड दिष्टकारी के रूप में, इससे भी एक सवाल यहाँ भी पक्का आया था और 2018 में भी आया था और 2022 में भी आएगा, यानी कि डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब क्या होता है? वही सिंपल सी चीज़, अपन एसी को डीसी में बदलने वाली चीज़ है। वही 2 प्रकार की होती है, मतलब विद्युत। ठीक है, एक तो अपने एसी, एक डीसी। ठीक है, इनको भी अपन समझेंगे थोड़ा बहुत। मैं आपको सब कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करवाने वाला हूँ। जिस प्रकार विद्युत धारा के चैप्टर में अपन ने क्या किया था, 3 से 4 क्लास सिर्फ बेसिक पढ़ाने में किया था और उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो गई थी। उसी प्रकार इसमें भी होने वाला है, बस आप ध्यान से पढ़ना। फिर जीनर डायोड 2016 में भी नहीं पूछा गया, 2018 में भी सवाल नहीं आया, 2022 में भी आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, पेपर में बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं कह सकता आएगा नहीं आएगा, लेकिन जीनर डायोड क्या है वो समझाना मेरा काम है। ठीक है, और समझ में आ भी जाएगा और ये पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछो आप कर लोगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो 2016 में टोटल 4 सवाल थे, 2018 में 3 सवाल। इस प्रकार का ये सिस्टम है।
तो आप बस ध्यान से फोकस रखिए, मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करवाऊँगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपसे एक सपोर्ट चाहिए मेरे को। कारण ये है कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, ये एक्चुअली में चैप्टर मेरा हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब उसमें मैं शब्द जैसे कि अर्धचालक, तो ये तो चलो फिर भी अर्धचालक जैसे बोल लूँगा, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। बाकी जैसे पीएन संधि है तो पीएन संधि की जगह पीएन जंक्शन बोलना ठीक रहता है, तो मेरे मुंह से बार बार पीएन जंक्शन नहीं निकलेगा, ये आप ध्यान रखिए। थोड़ा ट्रांजिस्टर ठीक है। लॉजिक गेट में तर्क द्वार बार बार नहीं निकल के मेरे मुंह से निकलेगा लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट थोड़ा ईजी रहता है, मतलब यानी कि मेरा मतलब इंग्लिश में थोड़ा वो कंफर्ट जोन बना हुआ है, तो इसलिए जब भी मैं लॉजिक गेट बोलूँ आप समझ जाना तर्क द्वार, ठीक है। डायोड दिष्टकारी के रूप में, यानी कि डायोड इज ए रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी, तो ये मतलब, तो ये भी थोड़ा मैं रेक्टिफायर वगैरह ऐसे ही सब बोलूँ, मैं दिष्टकारी थोड़ा कम ही बोलूँगा, ये चीज़ आप क्या रखना है। जीनो डायोड इसमें और कुछ चीज़ें आएगी, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, मतलब अग्र अभिनीति, पश्च अभिनीति, वैसे हिंदी में होंगे, ठीक है, उनको मैं बता के फिर मैं उनको इंग्लिश में ही बोलूँगा, ठीक है। वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा इंग्लिश ही जानने वाला हूँ, मतलब कुछ ऐसे शब्द है जैसे कि तर्क बोले, तर्क, अब अपन ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अपन भी ऐसे बोलते हैं भाई तेरे में लॉजिक नहीं है क्या, तो लॉजिक पे बात करना, थोड़ी बोलते हैं कि तू तर्क पे बात कर वगैरह वगैरह, बहुत कम बोलते हैं अपन, यही बोलते हैं लॉजिक, तो थोड़ा ईजी रहता है कि लॉजिक गेट बोलना, तर्क द्वार के बदले लॉजिक गेट बोलना अच्छा रहता है। तो थोड़ी सी वो चीज़ें, बाकी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए अपन पढ़ते हैं अर्धचालक, क्या पढ़ रहे हैं, अर्धचालक। तो अर्धचालक पढ़ने से चालक शब्द आ गया है, तो पहले अपन जान लेते हैं कि चालक क्या होता है। तो चालक क्या होते हैं, जिनमें विद्युत प्रवाह आसानी से होता है। विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह यानी कि विद्युत आवेश का प्रवाह, ठीक है, वो आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होता है, धातु होती है, जो पृथ्वी होती है वो भी चालक होती है, मानव शरीर भी क्या होता है, चालक होता है, तभी तो अपने को वो लगता है झटका, करंट, ठीक है। क्यों लगता है, क्योंकि आप जब भी किसी वायर को टच करते हो तो वायर ऐसे पूरी बॉडी से धारा होके नीचे पृथ्वी से होके बाईपास हो जाती है, उसको मतलब पूरा एक पथ मिल जाता है धारा प्रवाह होने का, समझ गए। तो मानव शरीर, जंतु शरीर, अम्ल, क्षार, ये सब क्या है, चालक है। एक होता है विद्युत रोधी, जिसको अचालक भी बोलते हैं, कुचालक भी बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, विद्युत रोधी बोलो, अचालक, कुचालक, बात एक ही है। विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता, इनमें आसानी से विद्युत प्रवाह नहीं होता, ठीक है। अगर इनमें कुछ विद्युत प्रवाह करवाना ही है तो बहुत सारे कुछ मैकेनिज्म लगा के, कुछ चीज़ें करके, मतलब ठीक है, उल्टा पुल्टा करके अपन कर सकते हैं, धारा बहा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं धारा बिल्कुल बहा ही नहीं सकते, बहा सकते हैं, लेकिन आसानी से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता। इसलिए मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि भाई धारा प्रवाह होता ही नहीं है, धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता। धारा प्रवाह अपन चाहे तो कुछ भी अपन केमिकल चेंजेस करके, फिजिकल चेंजेस करके, कुछ ना कुछ करके धारा प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। तो उनको बोलते हैं कुचालक, विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता। जैसे कि कांच हुआ, प्लास्टिक, तो इनमें विद्युत प्रवाह क्या होता है, आसानी से नहीं होता, समझ गए। चालक धारा प्रवाह होता है, अचालक कुचालक इनमें आसानी से नहीं होता। अब बात आती है तो सर अर्धचालक क्या होता है। मैंने भी आपको पहले भी कहा था कि जब भी अर्धचालक आएगा उसको वहाँ पढ़ेंगे। ये होता है इनके बीच का, इसके और चालक और अचालक के बीच का होता है अर्धचालक। तो देखो अर्धचालक क्या है, वे पदार्थ जो कमरे के ताप यानी कि रूम टेम्परेचर, किस पे, रूम टेम्परेचर अपन बोलते हैं। एक्चुअली रूम टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली, कोई वैसे 26 मान लेते हैं, 26 होता है, ठीक है, 26, 27, ये 25, 26, 27 तीनों ही क्या है, रूम टेम्परेचर अपन मान लेते हैं, ठीक है, समझ गए। वैसे नॉर्मली अपन 26 को मानते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। बाकी बहुत बार क्वेश्चन में, सवाल में आपको 25 डिग्री भी दे रखा होता है कि 25 डिग्री रूम टेम्परेचर, 26 डिग्री, 27 डिग्री, तो ये इतना होता है इसमें, मतलब 25, 26, 27 ये क्या है, रूम टेम्परेचर का दायरा है। अगर आपको एग्जैक्ट पूछे, ऐसे को पूछता नहीं कि रूम टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन 26 डिग्री सेल्सियस अपन रूम टेम्परेचर मानते हैं कि भाई रूम का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोल रहा है कि भाई वे पदार्थ जो कमरे के ताप यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस और 300 क्या है केल्विन, मैंने आपको शायद नहीं बताया हुआ पहले, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि
जब आप सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना है, ठीक है, तो सेंटीग्रेड में क्या कर दोगे, 273 जोड़ दोगे तो किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। सभी को पता है ताप के जो पैमाने होते हैं सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, उनको बदलना आपको आता है ना। तो सेंटीग्रेड को यदि 273 पॉइंट कुछ 30 वगैरह कुछ और आता है, उसको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है, उतना नहीं घुसता उसमें। बाकी C + 273 वो आता है केल्विन में। तो यदि 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा, केल्विन में। पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि रूम तापमान पर क्या होते हैं, वो चालक, रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, चालक होते हैं। तथा परम शून्य ताप, ये ध्यान रखना है, ये परम शून्य यानी कि इंग्लिश में होगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। जो परम शून्य ताप होता है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, ना कि 0 सेल्सियस, ध्यान रखना। परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन, और 0 केल्विन मतलब सेंटीग्रेड में कितना हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस। जब आप इस केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलोगे तो -273 करना पड़ेगा, तो सेंटीग्रेड में कितना आएगा, 273, -273, यानी कि -273 सेंटीग्रेड पर ये क्या होगा, कुछ चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये अर्धचालक क्या हुए, जो कि कमरे के तापमान या फिर इसको सामान्य तापमान भी बोल सकते हो, बहुत बार इसको सामान्य तापमान भी बोलते हैं। तो सामान्य तापमान या कमरे के तापमान जो कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है और 300 केल्विन होता है, पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं। जबकि परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन यानी कि -273 सेल्सियस पर कुछ चालक की तरह व्यवहार करता है। एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा भी कुछ अर्धचालक होते हैं, ठीक है, उनके पीछे अपने को भागने का काम नहीं है। अपने को सिर्फ 12th लेवल के हिसाब से सिलिकॉन और जर्मेनियम काफ़ी है, ठीक है। और मेनली अपने मार्केट में जो चीज़ें बनी होती है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बनी होती है, ठीक है। और फिर कुछ LED लाइट वगैरह, लेजर लाइट देखिए आपने, पहले एक अपन छोटे थे तब ऐसे आता था लेजर, फिर उसमें कुछ ऐसे आगे वो टोकरी लगा के फिर उसमें कुछ किसी में दिल बना के आता था, किसी में कुछ सिंबल आता था, फिर आप दीवार पे वो चपता था ऐसे लाइट की, दीवार पे बहुत बड़ा सा बन जाता था। वो क्या, वो लेजर लाइट है, वो किससे काम करती है, सेमीकंडक्टर से, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अभी के लिए आप याद रखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, यानी कि ये क्या है, अर्धचालक है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, ये सिलिकॉन एक्चुअली, जर्मेनियम तो उपधातु है, सिलिकॉन अधातु है, ठीक है। खैर उतना आपको केमिस्ट्री में आपको पता होगा, केमिस्ट्री पढ़ने की चीज़ है। बाकी ये कुछ चालक की तरह व्यवहार करते हैं कब, -273 डिग्री सेल्सियस पर। अब अपना पूरा काम इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के आसपास ही घूमने वाला है, ठीक है। पूरा सेमी कंडक्टर मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम के आसपास ही चीज़ें घूमने वाली है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है, अब हम बात करते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आवर्त सारणी में कहाँ होता है। तो आपको पता है कि P ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। P ब्लॉक में ऐसे तो पूरा है 16, 17 वो भी आते हैं। बाकी अपन यहाँ पर देख रहे हैं 13वां समूह होता है आवर्त सारणी में, एक 14वां आता है और एक होता है 15वां। तो यहाँ पर इस साइड कौन होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ऐसे मेरे भी चीज़ें याद रखी हुई है, ठीक है। ये जब मैंने 12th में पढ़ा तब से मेरे को याद है ये चीज़ें। फिर 15वां समूह, पर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, ठीक है, बिस्मिथ वगैरह। नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी, नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी। कोई नेहा या पूजा नाम से कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ नाराज़ ना हो, ये एक ट्रिक है याद रखने की। नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी, ठीक है। नेहा, पूजा और असलम सब भिखारी, तो ये ट्रिक रहती है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, मैंने इस हिसाब से याद कर रखा है, ठीक है। तो अब देखो चीज़ें, मतलब इसमें होने वाला क्या है। अपना फोकस रहेगा मेन इस 14वें समूह में 14 पे
सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बस अपने को इससे मतलब। मैंने बताया था ना कि वैसे सेमीकंडक्टर तो बहुत सारे होते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, ये गैलियम हुआ, इंडियम हुआ, ये भी क्या करते हैं, ये एल्यूमिनियम हुआ, ये भी क्या करते हैं, मिक्सअप बना के मिश्रित सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब जब वो एलईडी लाइट होती है उसमें वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो खैर अपने को इन्हीं पे फोकस करना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बाकी सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा भी सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी अपना काम किसके ऊपर रहेगा पूरा का पूरा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 14, और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। ठीक है, सिलिकॉन का 14 होता है और जर्मेनियम का 32 होता है। समझ गए, ये चीज़ ध्यान रख लो। खैर आगे मैं इनको लिखवा के और भी अच्छी चीज़ें होने वाली है। बाकी अभी के लिए ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो कहाँ पर है, इस कार्बन परिवार है ना उसमें शामिल है। किसमें, कार्बन परिवार में शामिल है। कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, 14वां समूह है, 14वां समूह है। ठीक है, इतना याद रख लो। सिलिकॉन और जर्मेनियम 14, 32, सिलिकॉन जर्मेनियम 14, 32। यही होता है ना, 2, 8 और 2, 8, 18। तो इसकी भी संयोजकता कितनी होगी, 4 प्लस का 4, इसकी भी प्लस का 4। इसका भी कुछ यूज है आगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना आप समझ गए होंगे कि भाई ये सिलिकॉन जर्मेनियम कहाँ पर आते हैं, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक एलिमेंट, 14वां समूह, कार्बन परिवार, और इसके नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब ये तो बात होगी ये। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, तो ये अर्धचालक की तरह मतलब क्यों व्यवहार करते हैं, इसके पीछे कोई रीजन क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन होता है ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अब देखिए, इसको ध्यान से समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ है इस चैप्टर की, अर्धचालक की। इसे एक बात ध्यान रखना, इस अर्धचालक चैप्टर में पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँगा जैसे कि मैं पहले से करता आया हूँ, जो आपके सिलेबस में है और आपके लिए जितना जानना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको फालतू की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें बताने से कोई मतलब, जितना जानना आपको ज़रूरी है उतना ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के हिसाब से अपन चलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी बोलते सर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, इसमें ना तो एक भी चीज़ फालतू की है, ना भी और ना ही एक भी चीज़ की शॉर्टेज है। सारा मटेरियल जो हो सकता है, संबंधित चीज़ें जानना जरूरी हो, वो सारा है। ठीक है, इसमें बस इसको पढ़ने के बाद ज़रूरी है न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस, जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि एक दो न्यूमेरिकल मैं हर एक कुछ पढ़ाने के बाद यहाँ भी सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के पीछे नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना, न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग से सीरीज चला रखी है, उसमें अपने सारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, अभी 9 क्लास हो चुकी है, वहाँ पर भी कुल मिला के 100 क्लासें होगी। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी बैंड थ्योरी, यानी कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ऊर्जा बैंड सिद्धांत, एनर्जी बैंड थ्योरी। ये क्या कह रहा है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होते हैं, मैंने माना कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, ये नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये नाभिक के प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होते हैं, उन पर प्रोटॉन के कारण लगने वाला अधिक प्रबल कूलाम्ब बल। अधिक प्रबल क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जो कूलाम्ब बल होता है एफ विद क्रमानुपाती होता है इसके आर स्क्वायर के, यानी कि भाई आर कम होगा तो एफ ज़्यादा होगा। तो दूरी जितनी कम होगी कूलाम्ब बल, आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूरी जितनी ज़्यादा होगी आर उतना का उतना एफ क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, एफ कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है नाभिक के पास, उन पर बल ज़्यादा लगेगा, जो दूर है यहाँ पर उन पर बल कम लगेगा। ठीक है, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होते हैं, उन पर प्रोटॉन के कारण लगने वाला अधिक प्रबल कूलाम्ब बल के कारण ये बद्ध इलेक्ट्रॉन या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि इस पर अधिक प्रबल कूलाम्ब बल लगता है, तो बाउंडेड है, मतलब बंधे हुए हैं, बहुत टाइटली बंधे हुए, इनको आप परमाणु से बाहर नहीं निकाल सकते, इतने टाइटली बंधे हो। ठीक है,
इनको निकालना तो फिर बहुत ज़्यादा ही ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये क्या है कारण, क्योंकि ये नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर कूलम्ब बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। कारण क्योंकि ये नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो उस आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर बंधे रहते हैं। कौन से? पास वाले। तो उनको क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी कि बंधे हुए इलेक्ट्रॉन या फिर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन से बोलते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इनकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उनका ऊर्जा स्तर कम होता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इनकी ऊर्जा कम होती है। नेक्स्ट, नाभिक से दूर बाहरी कक्षा में ये वाला इलेक्ट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉन दुर्बल कूलम्ब बल इस पे भी लगेगा, लेकिन दुर्बल होगा। कारण क्योंकि दूरी ज़्यादा है, आर ज़्यादा होगा तो एफ कम हो जाएगा। तो दुर्बल कूलम्ब बल से बंधे होते हैं। दुर्बल कूलम्ब बल से बंधे। कूलम्ब बल क्या होता है आप सभी को पता है? Q1 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर ज़्यादा होगा तो एफ कम होगा, और आर कम होगा तो एफ ज़्यादा होगा। ये सभी को पता है, ठीक है। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो है ना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, उनको क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। इनकी ऊर्जा अधिक होती है। तो ध्यान रखना, जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है। बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन पर कूलम्ब बल, नाभिक के बल, सॉरी जो नाभिक के कारण बल लगता है वो नाभिक के बल नहीं, नाभिक के बल तो नाभिक के अंदर लगता है, ठीक है। जो कूलम्ब बल जो लगता है, ठीक है, इस पर वो बाहर वाले पे दुर्बल होगा, अंदर वाले पे ज़्यादा होगा। तो अंदर वाले बंधे रहते हैं, चूँकि बाहर वाले पे दुर्बल है इसलिए बाहर वाले इतने बंधे हुए नहीं रहते, ढीले बंधे होते हैं। इनको बोलते हैं ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनको बोलते हैं ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? अब अगर मान लो ये ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन ये जहाँ पर है ना, उस स्थिति को अपन बोलते हैं संयोजी बैंड। उस स्थिति को बोलते हैं संयोजी बैंड। ये ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है उसको बोलते हैं संयोजी बैंड। अब चूंकि इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, ऊर्जा स्तर पहले से बहुत अधिक है और ढीला बंधा हुआ है, अगर मैं उसको कुछ थोड़ी सी ऊर्जा और दे दूँ, थोड़ी सी ऊर्जा और दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा? छोड़ के आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा? ये संयोजी बैंड में था, संयोजी बैंड से आ जाएगा चालन बैंड में। किस में आ जाएगा? चालन बैंड। दो प्रकार के बैंड हो गए अपने, संयोजी बैंड और चालन बैंड। समझ गए? अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या संयोजी बैंड से चालन में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। कारण क्योंकि इसको आप इतनी इसकी ऊर्जा कम है, टाइट बंधा हुआ है, इतनी ऊर्जा देना बहुत मुश्किल है कि ये छोड़ के चालन बैंड में आ जाए, ठीक है। तो ये ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी बैंड, इनको आप ऊर्जा दोगे तो किस में जाएंगे? चालन बैंड में। किस में जाएंगे? चालन बैंड में, ठीक है। तो संयोजी बैंड से चालन बैंड, ये वाला ये केस है ना, इसी से अपन समझ सकते हैं कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। पहली बात तो ये समझ गए आप, चालन बैंड और संयोजी बैंड समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई संयोजी बैंड में अगर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन इसको ऊर्जा दे दे तो किस में पहुंच जाता है? चालन बैंड में। किस में पहुंच जाता है? चालन बैंड में। समझ गए? चालन बैंड में पहुंच गया मतलब वो विद्युत धारा के प्रवाह में सहयोग करेगा। समझ गए? तो जो ये वाला बैंड स्थिति, ये वाली स्थिति को बोलते हैं संयोजी बैंड, और छोड़ के बाहर निकल गया मतलब चालन बैंड, ठीक है। इसको समझ गए? जो मैंने बोला है उसको एक बार रिवाइज करके फिर से देख लेना। अब अपन चालन बैंड और संयोजी बैंड के अनुसार अपन बांटते हैं कि भाई चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, और चालक अर्धचालक, ठीक है, और कुचालक क्या होता है, अर्धचालक, ठीक है। इसको अपन समझते हैं। देखो इसे भी ध्यान से समझना। अब बात करते हैं ऊर्जा बैंड के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। तो अभी भी अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि एक संयोजी बैंड और एक होता है चालक बैंड। संयोजी बैंड और चालक बैंड। तो एक्चुअली में संयोजी बैंड और चालक बैंड क्या होता है? ऊर्जा स्तर है, मतलब ऊर्जा के लेवल है। ये रियल में ऐसे नहीं होते, अपन ऐसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ ये जो पास में बंदे होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, एक लेवल हो गया। फिर थोड़ा दूर जाओगे तो ऊर्जा बढ़ रही है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो नाभिक से ऊर्जा बढ़ रही है ना, तो हर एक को मतलब लेवल में बांट दिया। एक लेवल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ऐसे ऐसे लेवल में बांट दिया। तो सबसे बाहर वाला ऊर्जा लेवल क्या होता है? चालक बैंड, यानी कि चालन बैंड। और उसके बाद वाला क्या होता है? उसके पहले वाला होता है वैलेंस बैंड, यानी कि संयोजी बैंड। देखो इसको पढ़ते हैं। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो
बाहर वाले होते हैं, बाहरी कक्षा वाले, ये हो गए, इनको बोलेंगे अपन सीओजी इलेक्ट्रॉन। वो जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसको बोलते हैं सीओजी बैंड, यानी भी वैलेंस बैंड। तो इनका जो ऊर्जा लेवल है ना उसको बोलते हैं सीओजी बैंड या वैलेंस बैंड। समझ गए? इनका जो ऊर्जा लेवल है उसको बोलते हैं सीओजी बैंड या वैलेंस बैंड। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? नाभिक से ढीले बंधे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से ढीले बंधे होते हैं ये तब तक धारा प्रवाह में सहयोग नहीं करेंगे जब तक कि ये यहाँ से चालन बैंड में ना चले जाए। समझ गए? अब जैसे कि ये ढीला बंधा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि धारा प्रवाह में सहयोग करेगा, नहीं करेगा। इसको धारा प्रवाह से सहयोग में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ढीले बंधे हुए से बिल्कुल फ्री होना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री। एटलीस्ट ये बंधा हुआ तो है भाई, ढीला बंधा हुआ लेकिन बंधा हुआ तो है ना, ठीक है। इसको बिल्कुल फ्री करना पड़ेगा। तो बिल्कुल फ्री करना मतलब सीओजी बैंड के ऊपर एक और ऊर्जा बैंड होता है जिसे चालन बैंड बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? चालन बैंड। अब यहाँ वाला हो गया, क्या हो गया? संयोजी बैंड। ये जहाँ बंधा हुआ वो हो गया संयोजी बैंड, ठीक है। अब संयोजी बैंड के ऊपर होता है, अब यहाँ पे एक और ऊर्जा लेवल हो गया, वो आ गया चालन बैंड। क्या आ गया? चालन बैंड। तो संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर चालन बैंड में चले जाते हैं। अब यदि इसको आप ऊर्जा दोगे ना तो यहाँ से फ्री हो जाएगा, और फ्री होकर जो नेक्स्ट ऊर्जा लेवल में जाएगा उसको बोलेंगे चालन बैंड। समझ गए? यहाँ से फ्री होके जो बाहर निकल गया उसको बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? चालन बैंड में चला गया। और जो बंधा हुआ है, ढीला बंधा हुआ लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे संयोजी बैंड। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से जुड़ा हुआ है, भले ढीला बंधा हुआ लेकिन जुड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट में, वो धारा प्रवाह में सहयोग नहीं करेगा। लेकिन जब इसको आप कुछ ऊर्जा दोगे तो ऊर्जा पाकर चालन बैंड में चला जाएगा, और चालन बैंड में जाने के बाद वो धारा प्रवाह में सहयोग करेगा। तो संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर चालन बैंड में चले जाते हैं। चालन बैंड में आए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नगण्य होता है, बिल्कुल शून्य के बराबर। अब यहाँ पे तो फिर भी क्या था? लग रहा था, लेकिन कुछ लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर नगण्य होता है, लगभग 0 के बराबर। अतः ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करते हैं तो धारा प्रवाह में सहयोग करते हैं। समझ गए? सिंपल सी बात है। ये जो ऊर्जा बैंड है ना ऐसे बनाए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है नाभिक के पास यहाँ ऊर्जा कम होती है, यहाँ आओगे थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो सबसे बाहर वाले होते हैं वो ढीले बंधे होते हैं, उनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और वो जिस ऊर्जा स्तर में होते हैं उसको बोलते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड, यानी कि संयोजी बैंड, उसको बोलते हैं संयोजी बैंड। अभी संयोजी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा दोगे दूसरी कोई बाहर से, तो वो क्या करेंगे? ऊर्जा पाकर चालन बैंड में चले जाएंगे और उसकी ऊर्जा और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो चालन बैंड में जाएंगे तो चालन बैंड में मतलब इन पर कूलम्ब बल लगभग 0 हो जाएगा, और फिर ये क्या करेंगे? धारा प्रवाह में सहयोग करेंगे। समझ गए? तो एक बात दिमाग में रख लो कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ढीले बनते होते हैं लेकिन वो धारा प्रवाह में सहयोग नहीं करते जब तक कि वो ऊर्जा पाकर चालन बैंड में ना चले जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए और पढ़ते हैं इसी से संबंधित बातें। संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य के ऊर्जा, यानी कि संयोजी बैंड को बोलेंगे किसका? क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। चालन बैंड को कंडक्शन बैंड के मध्य के ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब देखो, जो संयोजी बैंड होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, चालन बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। मैंने बताया ना कि भाई आप नाभिक से दूर जाओगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और हर एक ऊर्जा का ऊर्जा अंतराल में बटा हुआ है। तो सबसे लास्ट वाला क्या है? वो होता है चालन बैंड, यानी जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। फिर उससे पहले वाला, उससे पीछे क्या होता है? संयोजी बैंड। उससे पीछे क्या हो गया? संयोजी बैंड। तो इस प्रकार से मतलब होता है। तो जिस भी अपने को इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में भेजना है तो अपने को कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि भाई संयोजी बैंड की ऊर्जा और चालन बैंड की ऊर्जा में कुछ गैप है, उस ऊर्जा गैप को अपने को फिल करना पड़ेगा। तो उस गैप को फिल करना, यानी कि जो गैप है ना उसको क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। यानी कि संयोजी बैंड की ऊर्जा और चालन बैंड की ऊर्जा के मध्य अंतर, उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको ईजी से लिखते हैं, ईजी, वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अर्थात यह वह ऊर्जा है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचाने के लिए जरूरी होती है। यानी कि इतनी ऊर्जा तो अपने को किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में है, संयोजी बैंड में है, उसको चालन बैंड में पहुंचाने के लिए देनी जरूरी होती है। ठीक है। वी बी यानी कि वैलेंस बैंड, सी बी यानी कि कंडक्शन बैंड। ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ई जी क्या हुआ? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये क्या हुआ? ई सी माइनस ई वी, ई सी माइनस ई वी, यानी कि
कंडक्शन बैंड की ऊर्जा माइनस वैलेंस बैंड की ऊर्जा, यानी कि उन दोनों के बीच का अंतर। ईसी क्या है? चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, और ईवी क्या है? संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे कि सर चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और ईवी की अधिकतम ऊर्जा ये क्या चीज़ है? तो देखो मैं बताऊँ, आपको पता है कि भाई अपन ने क्या कर रखे, ऊर्जा अंतराल बांट रखे हैं। क्या बांट रखे? ऊर्जा अंतराल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने जैसे जैसे अपन नाभिक से दूर जा रहे हैं ऊर्जा बढ़ रही है। मैंने माना कि इस वैलेंस बैंड कहाँ से स्टार्ट होता है? वैलेंस बैंड का ऊर्जा अंतराल स्टार्ट होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। पहले इतना समझ लो कि भाई अपन ऊर्जा यहाँ पर जूल में नहीं देखे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। तो मैंने माना कि वैलेंस बैंड कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 6 से इसका कहाँ तक है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। फिर ये मान लिया कि भाई 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट होता है ये बैंड, और ये मतलब आगे कुछ भी, फिर आगे तो कुछ लिमिट ही नहीं है इसकी, ठीक है, आगे जितना भी हो जा सकता है, ठीक है। फिर भी चलो फॉर एग्जांपल अपन समझने के लिए मान लेते हैं 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो अपन ने किस हिसाब से ऊर्जा अंतराल बांट रखे कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको बोलेंगे अपन वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन। वो किस में शामिल होंगे? वैलेंस बैंड में, ठीक है। कहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगाकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, समझ गए। उसी प्रकार कंडक्शन बैंड अपन किसको बोलेंगे? भाई कंडक्शन बैंड 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट होता है और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चलता है। यानी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ 6 और 10 कुछ ऐसा कुछ फिक्स मान नहीं है, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको चीज़ें। तो भाई सी बी कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 से स्टार्ट होता है, 16 तक चलता है। उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, यानी कि क्या बोलेंगे? चालन बैंड। ये चालन है, चालक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, चालन। तो देखो अब मेरे को यदि मानना है कि भाई वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है, तो मेरे को न्यूनतम कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? न्यूनतम कितनी देनी पड़ेगी कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मैंने मान लिया 10, उसकी ऊर्जा कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसको मेरे को इसमें भेजना सी बी में, तो मैं अगर 12 पे भेज दूँ तो वो हो जाएगा काम। जरूरी थोड़ी मेरे को 16 तक ही भेजना है, मेरे को तो इस ऊर्जा स्तर में भेजना है सी बी वाले में। अगर 12 तक भेज दिया तो भी सी बी में पहुँच जाएगा। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक भेजना, मतलब गैप कितना रह गया मेरा? ये गैप कितना रह गया? ये तो गैप क्या है? ये गैप वैलेंस बैंड की तो अधिकतम और कंडक्शन बैंड की न्यूनतम। देख लो, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा कितनी है? 12। चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा 12, और संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा कितनी है? 10। तो आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देनी है, यानी कि आपका जो ईजी कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने यदि यहाँ से यहाँ बैठे इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो 10 से ये 12 तक पहुँच जाएगा, मतलब इसमें सीधा पहुँच जाएगा। आपको कोई यहाँ से 16 तक पहुँचने की जरूरत नहीं है, आपको सी बी में पहुँचाना है। अगर 12 तक पहुँचाए तो भी वो सी बी में है, 13 तक पहुँचाए तो भी सी बी में है, 14 वाला भी सी बी में है, 15 वाला भी सी बी में है, समझ गए। तो ये क्या होगा? तो मैं क्या बोलूँगा? ईसी क्या है? चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि इसको बोलते हैं ईसी, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है। और ईवी क्या है? कंडक्शन यानी कि वैलेंस बैंड की, सॉरी ईवी ना, वैलेंस बैंड। तो इस वैलेंस बैंड की न्यूनतम, सॉरी अधिकतम ऊर्जा, वैलेंस बैंड की अधिकतम ऊर्जा। तो ये गैप चाहिए अपने को, ये गैप होता है ईजी, ये गैप होता है डेल्टा ईजी, समझ गए? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये वैलेंस बैंड मतलब ये एक ऊर्जा स्तर है। इस ऊर्जा स्तर कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 से 10 तक स्टार्ट होता है, 6 से स्टार्ट होता है, 10 तक चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका तो नीचे वाला यानी कि न्यूनतम, और इसका ऊपर वाला यानी कि अधिकतम। तो चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा माइनस संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा, समझ गए? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसको बोलेंगे अपन फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब जैसे कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देते कि भाई जो वैलेंस बैंड है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड है। और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कौन सा बैंड है? सी बी, यानी कि कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। ये हो गया संयोजी का दे दिया, ये क्या हो गया? संयोजी बैंड हो गया। और ये क्या हो गया? चालन बैंड। कि भाई चालन बैंड के लिए कितना ऊर्जा है, मतलब लेवल 2 से 5 वाला लेवल, 2 से ऊर्जा 5 तक को बोलेंगे संयोजी बैंड वाला लेवल, और ऊर्जा 8 से 10 वाले को बोलेंगे चालन बैंड। तो आपसे पूछेगी आपको निकालना क्या है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल निकालो, फॉरबिडन एनर्जी गैप निकालो। तो वो क्या होगा?
आपको पहुंचना है संयोजी से, यानी कि संयोजी का अधिकतम 5 और इसका चालन का न्यूनतम 8, तो 5 और 3 के बीच का अंतर कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? ऊर्जा अंतराल। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? ऊर्जा अंतराल। ध्यान रखना, आपको इसके अधिकतम से इसके न्यूनतम तक पहुंचना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो ई जी इक्वल क्या हो जाएगा? ई सी माइनस ई वी, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और ई वी संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा। ये संयोजी बैंड की अधिकतम, ये चालन बैंड की न्यूनतम। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं और आगे चीज़ें। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तापमान बढ़ाने पर ईजी यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान घटता है। जब भी आप तापमान बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, तो आपको पता है तापमान बढ़ाने पर अपने को पता नहीं फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये होता है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सुना हुआ आपने? क्यों होता है? क्योंकि तापमान बढ़ाने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान घटता है। जब वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान घटेगा तो क्या होगा? आपको जंप करने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, भाई संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो आप कम ऊर्जा में भी जंप कर सकते हो, यानी कि वो इजीली चालन बैंड में जा सकते हैं। यानी कि क्या होगा? उससे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर ईजी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान घटता है। ठीक है, टी बढ़ेगा तो ईजी का मान घटेगा। समझ गए? वैसे इस ईजी का मान तापमान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई तापमान का ही समझो। ठीक है, बाकी आपको समझने की जरूरत नहीं है। ईजी तापमान बढ़ाओगे तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान घटेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा एक और है, वो है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक आपके आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब पहले तो ये समझो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों आया। तो आप सभी को पता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू मैंने आपको बताया था जब अपन ने क्या पढ़ा था, जो आवेश से संबंधित चीज़ें पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था। हालांकि विभव आपके सिलेबस में था नहीं, लेकिन मैंने जब आपको विभव समझाया तभी थोड़ा बहुत ये बताया था। तो V इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, अब अगर आप लिखोगे तो W बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू। W क्या? जूल में। W क्या? जूल में। V किस में होता है? वोल्ट में। Q क्या होता है? आवेश। अब आवेश की जगह क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन क्या आवेश ही तो है, इलेक्ट्रॉन। समझ गए? इसीलिए अपन जूल जो ऊर्जा है उसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट। समझ गए? इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा तो होता कैसे? ये क्या होता है कि ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। क्योंकि जो परमाणु होते हैं उनमें ऊर्जा के लेवल बहुत छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, तो उनको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अगर आपको कोई बोले कि भाई कोई ऊर्जा है कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, यानी कि अगर आप समझोगे तो ये है 1.6 बट्टा 10⁻⁹ जूल, यानी कि इतनी कम, मतलब एक छोटा मात्रक है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक ये है। ठीक है, छोटा मात्रक इसको मान लो। तो ये क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ये ऊर्जा का छोटा मात्रक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे तो वो किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ध्यान रखना, किसका? ऊर्जा का। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं भाई, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में आपस में बदल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से गुणा कर देते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से गुणा करोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से गुणा, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से भाग करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ध्यान रखना, से क्या करना है? भाग करना है। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं कुचालक, चालक व अर्धचालक का वर्गीकरण। तो पहले तो मैं उसी बेस पे समझाऊंगा जो अपन पहले समझ चुके हैं, और उसके बाद समझेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो पहले तो अपन चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर अपन समझ चुके चीज़ों को। ठीक है, चालकता क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, ये अपन समझ चुके हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता पे क्या डिपेंड करता है? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? R इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी कि ये क्या होती है? प्रतिरोधकता, और ये प्रतिरोध। ठीक है, तो अब देखो चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक की बात करें तो चालक की प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता कम यानी कि प्रतिरोध कम। ठीक है, कुचालक की प्रतिरोधकता अधिक होती है, जबकि अर्धचालक की क्या होती है? प्रतिरोधकता चालक से तो ज़्यादा होती है,
अर्धचालक की प्रतिरोधकता चालक से तो ज़्यादा परंतु कुचालक से कम, परंतु कुचालक से कम। समझ गए? अब देखो, अब बात करते हैं चालकता की। तो चालकता चालक में क्या होगी? अधिक होगी। कुचालक में चालकता कम होती है, जबकि अर्धचालक में चालक से तो कम परंतु कुचालक से अधिक। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्धचालक क्या होता है? चालक और कुचालक के बीच का। एक इंपॉर्टेंट बात आती है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक चालक के लिए धनात्मक होता है, यानी कि अगर ताप बढ़ाओगे तो इसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि होने वाले कंपन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, या फिर एक बात और बताई थी मैंने, मुक्त माध्य पथ। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था। या फिर ये कंपन, बात एक ही है, बोलने का तरीका लगभग अलग अलग हो सकता है लेकिन बात एक ही है। ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक यानी गुणांक धनात्मक है, यानी कि ताप बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है क्योंकि होने वाले कंपनों की संख्या बढ़ जाती है, या फिर जो मुक्त माध्य पथ है उसका वो समय अंतराल वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि कुचालक में क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक, यानी कि ताप बढ़ाओगे ना, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। सेम का सेम इस अर्धचालक में भी होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत बार पूछा जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका सेमीकंडक्टर का क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें भी यदि आप ताप को बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान घटेगा, कारण ताप बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी इसमें भी, और ताप बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी इसमें भी। दोनों में ताप बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, जबकि इसमें ताप बढ़ाने पर कंपन के मान बढ़ जाते हैं, इसीलिए आर का मान बढ़ जाता है, जबकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है इसलिए आर का मान घट जाता है। ठीक है, ये समझ गए? किसके आधार पर? चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर। अब समझेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर। ठीक है, ऊर्जा, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसके आधार पर समझते हैं इनको। अब देखो, अब बात करते हैं कि ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर आप चालक, कुचालक और अर्धचालक को कैसे बांटोगे? तो जब आप कुचालक की बात करते हो ना, तो ये मान लिया चालन बैंड है। ये क्या है? चालन बैंड। ये हो गया संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड। तो इनके मध्य क्या होता है? ईजी ऊर्जा अंतराल होता है। तो ये ऊर्जा अंतराल कुचालक में क्या होता है? अत्यधिक होता है। कुचालक में क्या होता है? अत्यधिक होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। तो नॉर्मली अपन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर पर या फिर नॉर्मली उसको सिर्फ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिल पाता, तो नहीं मिल पाता तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये खाली होता है, ये खाली होता है, जबकि ये भरा हो रहा था। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे दोगे, ठीक है, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के इसमें चले जाए। ठीक है, लेकिन उस स्थिति को क्या बोलते हैं? भंजन स्थिति, यानी कि ब्रेक डाउन स्थिति। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा दोगे किसी कुचालक को तो कुचालक टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक डाउन स्थिति। वो कौन सी पोजिशन आ जाएगी? ब्रेक डाउन वाली। उस स्थिति में कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, लेकिन सामान्य पोजिशन में रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर ये खाली रहता है। सी भी क्या रहता है? खाली रहता है, और वी भी बराबर रहता है, क्योंकि कमरे के तापमान पर आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, तो इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो ये जंप करके इसमें नहीं जा सकता और ये जो धारा प्रवाह में सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे वही धारा प्रवाह में सहयोग करेंगे। तो समझ गए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का ये गैप रहता है, तो इस गैप को फिल करना पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पर, तो इसलिए ये खाली रहता है। यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता। अगर हाँ आपने कुचालक को बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे दी तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे और फिर वो धारा प्रवाह में सहयोग कर जाएंगे। उस स्थिति को बोलेंगे भंजन की अवस्था, ब्रेकडाउन स्थिति। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धचालक की। चलो, अर्धचालक में क्या होता है? ईजी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम होता है। क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर बहुत सारे इसको जीरो भी बोलते हैं, जीरो या फिर कुछ भी, ये कोई नीचे वाला कोई इतना फिक्स लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि भाई इस कुचालक से ये कम होता है, कुचालक से कम होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में, उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है सफिशिएंट कि वो कूद कर कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। समझ गए? रूम टेम्परेचर पर
अर्धचालक का क्या होता है, एनर्जी गैप 6 और 1 के बीच का होता है। तो मतलब ये मान लो जैसे कि 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी ऊर्जा कमरे के तापमान पर मिल जाती है, ठीक है। तो वो मिल जाती है, तो इसलिए इसके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूदकर संयोजी से कूदकर चालन में पहुंच जाते हैं, और चालन में पहुंचने के बाद क्या करते हैं, वो विद्युत धारा बहाने में सहयोग करते हैं। तो तभी तो अर्धचालक क्या होता है, मैंने पहले लिखवाया था कि जो परम शून्य ताप पर तो क्या करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह, जबकि रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन होती है। अगर आपको कोई पूछे कि भाई अर्धचालक की परिभाषा दो, तो अर्धचालक वे पदार्थ है जो सामान्य तापमान पर रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, चालक की भांति व्यवहार करते हैं। परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन, 0 सेंटीग्रेड नहीं, 0 केल्विन यानी कि -273 सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, कुछ चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इनका एनर्जी गैप कितना हो गया, Eg 1 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में, ठीक है। ये 1 वोल्ट से डाउन भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, इसका कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गया, फिर वो किस में आ जाएगा, कुछ चालक की श्रेणी में आ जाएगा। समझ गए। तो इतनी ऊर्जा अपन इसको रूम टेम्परेचर पर दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। तो आसानी से जम करके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए इसका ये क्या होता है, आंशिक भरा हुआ रहता है। Cb क्या रहता है, आंशिक भरा हुआ। नीचे वाला तो फुल भरा हुआ रह गई, ये तो भरा हुआ रह गई, ठीक है। बाकी ये वाला आंशिक भरा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, आंशिक भरा हुआ। समझ गए, इसमें खाली, इसमें आंशिक भरा हुआ। अब बात करते हैं चालक की। तो चालक में एनर्जी गैप होता ही नहीं है। ये जो बैंड गैप है ना, वो होता ही नहीं है एनर्जी बैंड गैप। मतलब गैप है ना, मतलब जो फोरबिडन एनर्जी गैप, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वो होता ही नहीं है। Eg = 0 होता है। समझ गए। दोनों जो Cb जो संयोजी बैंड और जो आपके चालन बैंड है, दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। दोनों का क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। तो चालक क्या होते हैं, इनमें दोनों भरे हुए रहते हैं। मतलब ये भी भरा हुआ रहेगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों भरे हुए रहते हैं। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कारण कि Eg = क्या होता है, 0 होता है। समझ गए, किसके बराबर, 0 के बराबर। 0 यानी कि बहुत जने ऐसे भी बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। समझ गए, यानी कि ये हो गया, ये चीज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा वाला कुचालक हो गया, इससे नीचे वाला चालक हो गया, इसके बीच वाला अर्धचालक, इसके बीच वाला अर्धचालक, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम यानी कि लगभग 0 के बराबर मान लो, तो वो हो गया चालक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अर्धचालक, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कुचालक। समझ गए, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो चालक में क्या होता है, दोनों संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैपिंग होता है, उनमें Eg = लगभग 0 के बराबर होता है। तो उसमें वो जो आपका चालन बैंड है वो पूरा भरा हुआ रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। अर्धचालक में आंशिक भरा हुआ कम रहते हैं, और इसमें बिल्कुल नहीं रहते। तो समझ गए कारण कि इसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसका मीडियम यानी कि कम, जिसको अपन रूम टेम्परेचर पर ऊर्जा प्राप्त करके बच सकते हैं, जबकि इसका 0 होता है। समझ गए, ये हो गया वर्गीकरण ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो अब आपको सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर धातु होती क्या है। सॉरी, धातु नहीं, सेमीकंडक्टर मतलब होता क्या है, ठीक है। इसमें जैसे कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर उपधातु भी आती है, ठीक है, अधातु भी आती है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ये अलग से केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा। फिर अपन उसमें घुस गए तो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो Eg = 0 इसका 1 वोल्ट और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य, और इसका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। इतना बात समझ लो। ये किसके बीच का हो गया, अर्धचालक, कुचालक और चालक के बीच का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। पहले तो बात करते हैं तत्व। अब देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप क्या बोल सकते हो, तत्व बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, धातु नहीं बोलोगे डायरेक्टली, नहीं तो फिर क्या उनमें फिर उपधातु अधातु चीज़ें बहुत सारी होती है जिनमें अपने कन्फ्यूज नहीं होता है। इनको बोलेंगे तत्व या पदार्थ। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, अब सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 14 होता है। जर्मेनियम का 32, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसका सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन वितरण यानी कि 14 है, तो 2, 8 और बाहरी जो कक्षा है उसमें 4 होंगे। इसमें 32 और 2, 8, 18 बाहरी कक्षा में 4 रहेंगे। ये केमिस्ट्री में ऐसे फिल करते हैं, 2, 8, 18 आपको पता होगा। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी भी 4 और इसकी भी 4, दोनों की 4, 4। अब इनका एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप देखोगे
तो ये आपको याद रखना है एनर्जी गैप, परीक्षा में पूछा जा सकता है सीधा, ठीक है। सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, मैंने कहा था ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है मतलब, ठीक है। और जबकि जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये किस पर है, ये रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर यानी कि 300 डिग्री केल्विन। ये मान जो दिया हुआ वो किस पर है, रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है, क्योंकि इसका मान तापमान बढ़ाने पर घटता है। तो 300 केल्विन पर इतना है, रूम टेम्परेचर पर इतना है। परम शून्य ताप पर कितना होता है, तो परम शून्य यानी कि 0 केल्विन, वो आपको याद नहीं रखना, मैं आपको बता देता हूँ। परम शून्य पर ये रहता है 0.78, ये 0.78 और वो 1.1 के बदले 1.21 होता है। तो जैसे आपने ताप बढ़ाया तो ये 1.21 से 1.1 हो गया और 0.78 से 0.72 हो गया, ठीक है। तो रियल में जो परम शून्य ताप पर इनका मान ये होता है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सामान्य तापमान यानी कि कमरे के ताप पर ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका, सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए। अब अर्धचालक एक्चुअली में 2 प्रकार के होते हैं, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो तात्विक यानी कि सिंगल एलिमेंट टाइप, ये समझ लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या तात्विक है। फिर बनते हैं यौगिक में, यौगिक में नहीं मिक्सअप मिला के, तो यौगिक में बनाते हैं कैडमियम सल्फाइड, जैसे कि सोलर सेल वगैरह जब हम बनाते हैं तो वहाँ अपन चीज़ें काम में लेते हैं कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। जब अपन वो बनाते हैं क्या बोलते हैं, एलईडी होती है एक लाइट, इतने से मतलब लाइट रहती है ना ऐसे, एलईडी ऐसे लाल लाल पीली पीली वगैरह कुछ भी ऐसे आपने देखी होगी, ठीक है। तो वो बनी होती है गैलियम आर्सेनाइड वगैरह की अलग अलग मिक्सचर की। कुछ कैडमियम सेलेनाइट ये भी काम आता है, इंडियम फॉस्फाइड वगैरह, तो ये चीज़ें है, ठीक है। आपको इतना डीप में नहीं घुसना, बस ये थोड़ा सा आइडिया रख लो भी कैडमियम सल्फाइड होता है, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइट और इंडियन फॉस्फाइड, ठीक है। ये होते हैं यौगिक टाइप में और इनको बोलते हैं तात्विक। सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपका फोकस सिर्फ इन पे रहना चाहिए, ठीक है, सिर्फ ओनली फॉर एक नॉलेज के लिए ये समझ लो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं यौगिक टाइप में और इनको बोलते हैं तात्विक टाइप में, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, और कैडमियम सेलेनाइट और इंडियन फॉस्फाइड। सभी का क्या है मतलब डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें उनका अलग अलग यूज होता है। ये नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं मतलब यौगिक, ठीक है, यौगिक टाइप में ये बहुत सारे होते हैं, बस आपको फोकस इस पे करना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। अपन मोस्टली है ना मार्केट में अगर कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा यूज कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा यूज होता है सिलिकॉन का, सबसे ज़्यादा यूज होता है सिलिकॉन का, ठीक है। अपन मैक्सिमम जो अपने सोलर सेल वगैरह चीज़ें मतलब इस टाइप की चीज़ें बनती है, अपन सिलिकॉन के आसपास बहुत ज़्यादा घूमते हैं, सारा काम सिलिकॉन के आसपास होता है। जर्मेनियम भी काम में लेते हैं लेकिन कम, सिलिकॉन से ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके एलईडी वगैरह चीज़ें हैं तो वो गैलियम के आसपास घूमती है, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह इनके आसपास, गैलियम को मिक्सअप करके कुछ चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है सब कुछ। तो ये देख लो। अभी थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लेते हैं लास्ट, उसके बाद आपको शायद अर्धचालक तो समझ में आ गया होगा कि अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होता है, उसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो मैंने आपको बताया कि भाई सेमीकंडक्टर वगैरह चीज़ें जिनमें यदि आपको क्या करना है, उस वैलेंस बैंड से, संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाना है तो आपको कुछ ऊर्जा चाहिए होती है। वो ऊर्जा कहीं से भी मिल सकती है, कैसे भी मिल सकती है, ताप से भी मिल सकती है, ठीक है, या फिर जो प्रकाश से प्राप्त भी ऊर्जा भी हो सकती है, सूर्य से जो किरणें आती है, या फिर कोई दूसरा प्रकाश भी हो सकता है, जरूरी नहीं सूर्य का प्रकाश ही हो, कोई दूसरा प्रकाश भी हो सकता है। जैसे कि अपने घर पे बल्ब है, बल्ब क्या करता है, बल्ब जलता तो रूम में क्या हीट होती है, अपन बोलते हैं ना कि इसको बल्ब को बंद कर दो भाई, थोड़ा बहुत गर्मी हो रही है, या फिर बल्ब को बंद करते हैं आपको लगता है कि ठंडक महसूस होती है, क्योंकि भाई बल्ब क्या है, उससे भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, प्रकाश मतलब ऊर्जा निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। तो प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, तो यदि कोई प्रकाश है, यदि लैम्बडा तरंग देते हैं, इसको बोलते हैं लैम्बडा का प्रकाश किसी परमाणु पर गिरता है तो उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा, यानी कि किसी परमाणु पर गिरा तो परमाणु को कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितनी ऊर्जा मिलेगी, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें है वो उस ऊर्जा को लेकर, उस ऊर्जा को प्राप्त करके उस संयोजी बैंड से चालन बैंड में जंप कर जाए। तो देखो फॉर्मूला होता है E=hv, सभी को पता है चीज़, ठीक है, अगर 12th में पढ़ा होगा तो E=hv होता है। H क्या होता है, पर प्लांक नीयतांक, यानी कि इसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁴, 6.6 × 10⁻⁴। V क्या होती है, आवृत्ति होती है। अब इस V को आप c/λ भी लिख सकते हो। c क्या होता है, जो प्रकाश होता है उसकी स्पीड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये फिक्स होता है। और लैम्बडा क्या होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, इसको मतलब निर्वात में प्रकाश की स्पीड बोल सकते हो, निर्वात में प्रकाश की स्पीड, ठीक है। तो ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लैम्बडा क्या होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, क्या होता है, प्रकाश की तरंग
डेजर्ट एरिया। तो देखो इसका मान आपको पता होता है h 6.6 इंटू इसका मान 34, c आपको पता होता है, तो आपको ई और लैम्बडा निकालने को बोल सकते हैं, यानी कोई भी एक दे देंगे और लैम्बडा आपको निकालना पड़ेगा, लैम्बडा देंगे ई निकालना पड़ेगा, समझ गए। ऐसे बोलेंगे कि भाई लैम्बडा तरंग दैर्ध्य की प्रकाश इस पर गिरी तो उसको कितनी ऊर्जा मिली, ठीक है, या फिर इतनी ऊर्जा चाहिए तो कितने जो प्रकाश गिरने वाला है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होनी चाहिए कि भाई इतनी ऊर्जा मिल जाए, समझ गए। तो किसी प्रकार से एक चीज़ दोनों में से पूछी जा सकती है, तो ये याद रखना E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। वैसे इसके ऊपर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कारण ये है कि आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें अपन ये अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आगे जब वो चैप्टर आएगा, एक चैप्टर आएगा, ठीक है, जिसमें ये चीज़ अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो इसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना समझ लो कि E इक्वल टू एच वी होता है, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, ये चीज़ होती है। इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो करना है, बाकी आगे अपन इसको और ज़्यादा डीप में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो अभी तो अपना मेन जो सेमीकंडक्टर, आपने ये समझा कि भाई सेमीकंडक्टर होता क्या है, अर्धचालक होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगी अर्धचालक अब क्या होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये था एक बेसिक चैप्टर। इसके बाद एक और चैप्टर रहेगा, वो भी थोड़ा सा बेसिक होगा। बेसिक क्या, उसको थोड़ा सा एडवांस मान लो, फिर उसके बाद अपने जो पीएन जंक्शन संधि पहला वाला टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको हर एक चीज़ बेसिक से अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, और सबसे बेसिक तो ये चैप्टर था। इस चैप्टर को एक बार नहीं, मैं कहता हूँ 2 बार देख लेना इसको, मतलब जो वीडियो है इसको एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख लेना। इसमें ही सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आगे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर पढ़ते हैं अगले लेक्चर में।